मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारी जो क्लास थी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम भारतीय संविधान के जो भाग है उनका अध्ययन कर रहे थे। जो पिछली क्लास में हमने भाग 8 जो कंप्लीट किया था, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश से है भाग 8। ठीक है, तो दोस्तों उसी चर्चा में आज पढ़ेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पंचायती राज। जो पंचायती राज क्या है और भारतीय संविधान में किस भाग में है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, वो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पंचायती राज, ठीक है दोस्तों, पंचायती राज देखेंगे। पंचायती राज का जो संविधान, भारतीय संविधान में किस भाग में उल्लेख किया मिलता है? भाग 9। भारतीय संविधान में भाग 9 में पंचायती राज का हमें उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का हमें वर्णन मिला है, उसी प्रकार भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख हमें दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के भाग 5 में हमने केंद्र सरकार का जब अध्ययन किया था, उसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन किया था। उसी प्रकार भाग 6 में जब राज्य व्यवस्था की, हमने राज्य सरकार की चर्चा की थी, तो अब हमने विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा की थी। इसी प्रकार पंचायती राज भी उसी प्रकार इनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो स्थानीय स्वशासन को कितने स्तर पर बांटा गया है? स्थानीय स्वशासन को 2 भागों पर बांटा गया है। जो ये स्थानीय स्वशासन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। स्थानीय स्वशासन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ग्रामीण और नगरीय या शहरी। ग्रामीण या नगरीय या शहरी। स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा गया, ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण को कितने आधार पर डिवाइड किया गया है? तो ग्रामीण को किया गया है 3 स्तर पर। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर या पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण को 3 आधार पर बांटा गया है। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसको, जिसमें ग्राम पंचायत, जो हम जिस गांव में रहते हैं, जिस ग्रामीण में रहते हैं, वहाँ की जो ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर जो ब्लॉक स्तर होता है हमारा, जो पंचायत समितियां होती है, और उसके ऊपर होता है जिला परिषद। उसी प्रकार नगरीय को, जो नगरीय स्वशासन है, उसी को 3 स्वरूपों में बांटा गया है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जो स्थानीय स्वशासन है उसको 2 भागों में हम बांटते हैं, ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन। ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर या
पंचायत समितियां और उसके ऊपर आता है जिला परिषद, यानी जो क्रम से चलता है। उसी प्रकार जो नगरीय स्वशासन है उसमें नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम चलते हैं। यानी स्थानीय स्वशासन को अब क्या होगा, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। शक्तियों का क्या होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। तो 1872 में लॉर्ड मेयो को क्या कहा जाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इन्होंने बहुत बड़ा शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है इन्होंने किया था, शक्तियों का बंटवारा किया था स्थानीय स्वशासन पे, जो ग्रामीण और नगरीय स्तर पर। जो लॉर्ड मेयो 1872 को हम विकेंद्रीकरण को इनको मानते हैं, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण इन्होंने किया था। और 1882 को लॉर्ड रिपन इन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, ये स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया था, 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। स्थानीय स्वशासन का गठन। जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का गठन बताया गया, यानी इन्होंने स्थानीय स्वशासन का गठन किया था। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है, जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो स्थानीय स्वशासन है उसको किस प्रकार डिवाइड किया जाता है या उसको किस प्रकार बांटा जाता है। अब बात करते हैं भारत में भारतीय पंचायती राज का जनक। भारतीय पंचायती राज का जनक या भारत में पंचायती राज का जनक। भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में जो पंचायती राज का जनक है उसे किसे कहा जाता है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पर इन्होंने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था वो हम आगे देखेंगे। लोकतांत्रिक पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक। लोकतांत्रिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, तो लोकतांत्रिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। और एक आता है आधुनिक पंचायती राज के जनक जो है राजीव गांधी। यानी जो पंचायती राज है यानी स्थानीय स्वशासन जिसे हम कहते हैं, जो ग्रामीण में जो 73वां संविधान संशोधन हम पढ़ते हैं जो ग्रामीण इलाकों में आता है, और 74वां संविधान संशोधन है वो नगरीय या शहरी क्षेत्र में आता है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे जब आता है। इसलिए
पंचायती राज व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। जो भारत है हमारा, उसमें पंचायती राज का जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लोकतांत्रिक पंचायती राज का जनक किसे कहता है, जो लोकतांत्रिक आधारित है उसको लोकतांत्रिक पंचायती राज किसे कहा जाता है, वो बलवंत राय मेहता, जिन्होंने अपनी समितियों में त्रिस्तरीय पंचायती राज की चर्चा की थी, वो भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। यानी पंचायती राज का जो गठन है, जो भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक दिया गया है, जिसमें स्थानीय स्वशासन भी पंचायती राज को कहा जाता है, जो कि 2 स्तर पर है, ग्रामीण और नगरीय। पंचायती राज का जैसे हमें कहा जाता है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में ये नहीं थे, जो पंचायती राज है इनको बाद में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, वो भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें यह भी मिलता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े थे, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। जब नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ते हैं तो उसमें अनुच्छेद 40 लगता है, और अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्य पंचायती राज जो ग्राम पंचायत का गठन करेगा, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अब हम देख लेते हैं जो प्रमुख समितियां देख लेते हैं। पंचायती राज प्रमुख समितियां, जो प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, यानी जो ये पंचायती राज लागू हुआ था इससे पहले कितनी समितियां बन चुकी है, वो हम अध्ययन करेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति का गठन कब हुआ, 1957। 1957 को इसका गठन हुआ। किसका, बलवंत राय मेहता समिति का। इसकी क्या मांगे थी, इसकी जो मांगे क्या थी कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय की संरचना की जाए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुई थी। जो इनकी प्रमुख जो मांग थी कि पंचायती राज वो त्रिस्तरीय के ढांचे पर काम करे। इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर या पंचायत समितियां और एक कहा था इन्होंने उच्चतम जिला परिषद। जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जिसका गठन किया गया था, उनकी जो मांगे थी वो 3 प्रकार से थी कि जो पंचायती राज वो त्रिस्तरीय कि उसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था की संरचना की जाए। जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, और मध्यवर्ती या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया जाए, और उच्चतम में जिला परिषद का गठन किया जाए। और इसी समिति के आधार पर राजस्थान देश का पहला राज्य बना। राजस्थान देश का पहला राज्य इसी समिति के आधार पर राजस्थान देश का पहला राज्य बना 2 अक्टूबर 1959
नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया। यानी देश में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज राजस्थान में गठन किया गया। यानी राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया। यानी ये किस समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान देश का पहला राज्य बना, किस समिति के उद्देश्य या किस समिति के आधार पर? तो बलवंत राय मेहता की समिति के अनुसार राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया था। ये थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन हुआ था 1957। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख समितियां। जो पंचायती राज है उनका जो उद्भव हुआ था, कितनी पंचायत समितियां बनी थी, कितनी समितियां बनी थी उनका। उसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति इनका गठन हुआ था 1977। अशोक मेहता समिति की क्या सिफारिश थी, क्या मांग थी? तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय न करके 2 स्तर पर रखा जाए। पंचायती राज को द्विस्तरीय रखा जाए। इन्होंने कहा कि पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय न रख के द्विस्तरीय रखा जाए, जिसमें मंडल पंचायत व जिला परिषद। इन्होंने अशोक मेहता समिति 1977 में जो गठित की गई थी, इनकी प्रमुख सिफारिश थी कि जो पंचायती राज है वो द्विस्तरीय ढांचे पर काम करे, जो है मंडल पंचायत और जिला परिषद। इसके बाद में एक और समिति बनी पीवी राव समिति। पीवी राव समिति इनका जो गठन कब किया गया था? 1985 में इसका गठन किया गया था, पीवी राव समिति। इस समिति को कार्ड समिति कहा जाता है। कार्ड समिति कहा जाता है। इस समिति को कार्ड समिति कहा जाता है। इस समिति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? कि जो चुनाव है वो नियत समय पर हो। चुनाव नियत व निश्चित समय पर हो। पंचायती राज के चुनाव है वो निश्चित समय पर हो और साथ ही कार्यकाल निश्चित किया जाए। कार्यकाल निश्चित किया जाए। यानी जो पीवी राव समिति थी 1985 में का गठन हुआ था, उसका जो मूल क्या था कि इस समिति को कार्ड समिति भी कहा जाता है। चुनाव नियत व निश्चित हो। यानी इस समिति का प्रमुख उद्देश्य यही था कि समय पर चुनाव हो और जो कार्यकाल है
किसका पंचायती राज का कार्यकाल है वो कितना होगा वो निश्चित किया जाए। और एक और समिति हमें मिलती है ALM सिंघवी समिति। ये प्रमुख समितियां हैं। पंचायती राज के गठन से पूर्व की जो समितियां बनाई गई थी उनके आधार पर सरकार ने पंचायती राज को लागू किया था, यानी AM सिंघवी समिति। इनका गठन कब हुआ था? 1986। अब इस समिति की क्या मांग थी भाई? इस समिति की नाम थी कि पंचायतों में दलों की भूमिका न हो और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ALM सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन हुआ था। इसकी प्रमुख मांगे क्या थी कि पंचायती राज में दलों की भूमिका न हो और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो 3 समितियां हमने देख ली कि अशोक मेहता समिति और PV राव समिति और ALM सिंघवी समिति और एक अशोक मेहता समिति जो हमने अभी भी देखी। PK युगम समिति, इसका गठन कब किया गया था? 1988। अब इस समिति की क्या मांग थी वो भी हम देखते हैं। इसी की भी त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। यानी जो संवैधानिक दर्जा है वो दिया जाए किसको? पंचायती राज को। और पंचायती राज में महिलाओं व अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। यानी पंचायत समिति के जो महिला है, पंचायत समितियों में महिला व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाए। और प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाए। वित्त आयोग का गठन किया जाए। यह था प्रमुख समितियां। PK युगम समिति 1988 में जिसका गठन हुआ। अब इन 3, 4, 5 समितियों के आधार पर क्या क्या सरकार ने 73वां संविधान संशोधन जो बिल है वो पारित किया और उसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब हम देखेंगे पंचायती राज को जो प्रमुख मांगे के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया आखिरकार। 73वां संविधान संशोधन
73वां संविधान संशोधन। जो 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी जो पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 हमारे भारतीय संविधान में जब 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, उसी समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में लागू हुआ। और आपको याद है दोस्तों, 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो पूरे भारत में ये लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? जो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 में ये पूरे देश में लागू हुआ था। अब जो ये लागू हो गया, तो इस लागू होने के बाद इसमें कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए थे। 243 से 243 ओ तक जोड़ा। अब ये लागू हो गया तो इसमें कुछ अनुच्छेद भी दिए गए, दो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, जिसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे। यानी 73वां संविधान संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। जो किससे संबंधित है? पंचायती राज से या ग्राम पंचायत से, जो पंचायती राज से संबंधित है, यानी जो हमने ग्रामीण स्वशासन है उसके संबंधित है। जो शहरी इकाई है या नगरीय क्षेत्र है उनके लिए 74वां संविधान संशोधन है, और जो ग्रामीण है उनके लिए 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन। अब जो ये संविधान हुआ है, संविधान में अगर 73वां संविधान संशोधन बना है, इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, वो भी हम देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान। तेहत्तरवें संविधान संशोधन के प्रावधान, यानी 73वें संविधान संशोधन के अब प्रावधान क्या क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। ग्राम सभा का गठन। दो सौ तैंतालीस से 243 ए ग्राम सभा का गठन बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 243
जिसमें बताया गया ग्राम सभा की परिभाषा। ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा बताई गई है। पंचायतों का गठन व संरचना, यानी पंचायतों का जो गठन व संरचना है वो किस प्रकार बताई गई है। तो पंचायतों का गठन व संरचना वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243C। पंचायतों का गठन व संरचना अनुच्छेद 243C। पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान, ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D में जो ये क्या दिया गया है, पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान, यानी जो पंचायत राज है, जो पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान है वो अनुच्छेद 243D में कहा गया है। क्या कहा गया है इसमें? कि महिलाओं को अनिवार्य रूप से कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 33% आरक्षण प्रदान किया जाए। यानी अनुच्छेद 243D है, उसमें पंचायतों में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है, यानी इसमें कहा गया कि महिलाओं को अनिवार्य है, यानी महिलाओं के लिए अनिवार्य कहा गया है कि कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए। किसमें? पंचायती राज में। पंचायतों का कार्यकाल, अनुच्छेद 243E। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक, यानी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो किस प्रकार होगा, ये अनुच्छेद 243E में कहा गया है, 5 वर्ष तक। पंचायतों की शक्तियां व दायित्व है। पंचायतों की शक्ति व दायित्व है, ये अनुच्छेद 243G में, यानी पंचायत में शक्ति व दायित्व, पंचायत की जो शक्ति क्या होगी, क्या दायित्व होंगे, उसमें अनुच्छेद 43G में कहा गया है। साथ पंचायतों में चुनाव संबंधी उपबंध, पंचायती राज में चुनाव संबंधी उपबंध, अनुच्छेद 243 के। और लास्ट में कहा गया राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 243O है।
तो दोस्तों आज हमने देखा पंचायती राज का किस प्रकार गठन किया गया। पंचायती राज के गठन के पीछे जो उनको जो संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं था, कितनी समितियों का गठन किया गया और किस समिति के सिफारिश पर उन्हें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और उसमें किस आर्टिकल को जोड़ा गया ताकि एक पंचायती राज को तैयार किया जा सके, उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट।